हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। एंटीबॉडी अगेंस्ट एंड रिसेप्टर, इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी बन जाता है एंड रिसेप्टर के अगेंस्ट। ये कौन बनाता है एंटीबॉडी? फॉर्म्ड बाय नॉट इन्वॉल्यूट थाइमस आफ्टर एडल्ट। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है माइस्थेनिया ग्रेविस का? थायमेक्टोमी। तो अब समझते हैं इसमें क्या होता है कि ये जो है हमारा थाइमस ग्लैंड है। हमारा जो थाइमस ग्लैंड है वो नॉर्मली जो है एडल्ट स्टेज के बाद वो क्या हो जाता है, इन्वॉल्यूट हो जाता है, मतलब वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। लेकिन हम क्या, और ये थाइमस ग्लैंड का क्या होता है फंक्शन? इसका फंक्शन है कि टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करना। ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो ये थाइमस नॉर्मली ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये किसी कारणवश ये थाइमस ख़त्म नहीं होता है एडल्ट स्टेज के बाद। तो क्या होता है, ये जो नॉर्मली क्या होता है, जब थाइमस ख़त्म हो जाता है तो टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करने का फंक्शन नॉर्मली लिम्फ नोड को दे दिया जाता है। लेकिन जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो थाइमस क्या हो जाता है, इन्वॉल्यूट हो जाता है। लेकिन इसमें माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि ये थाइमस इन्वॉल्यूट नहीं होता है। तो मैच्योरेशन के बाद ये लिम्फ नोड अपना काम तो ले लेता है, लेकिन ये थाइमस क्या करेगा, बैठे बैठे थाइमस क्या करेगा, तो ये थाइमस क्या करता है, वही एंटीबॉडी बनाता है। और यही एंटीबॉडी जो है हमारे न्यूरॉन्स, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स का जो एन और एम रिसेप्टर है, एन रिसेप्टर है, उसी पे जाके ये बाइंड कर देता है और इस एन रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देता है और ये एसीएच को वहाँ पे अपने एसीएच को वहाँ पे ब्लॉक, उसके मतलब एसीएच के एक्टिविटी को वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो अब आगे देखते हैं। जैसे नॉर्मली थाइमस फंक्शन इज टू मैच्योर टी लिम्फोसाइट। ठीक है। थाइमस इन्वॉल्यूट इन एडल्ट एंड दिस फंक्शन इज हैंड ओवर टू लिम्फ नोड। तो हमने पढ़ा ना कि थाइमस जो है वो इन्वॉल्यूट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कब? एडल्ट स्टेज में। और थाइमस का जो फंक्शन है मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट का, वो हैंड ओवर किसको कर देता है, लिम्फ नोड को दे देता है। ठीक है। नॉर्मली तो ये होता है। ठीक है। लेकिन मास्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, यही जो है थाइमस इन्वॉल्यूट नहीं होता है और ये एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो इसमें क्या है कि इसको परमानेंट, मास्थेनिया ग्रेविस को परमानेंट ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस का है थाइमेक्टोमी। लेकिन इसका जो है ड्रग ऑफ चॉइस का हो जाएगा नियोस्टिग्मिन, जो हमने पढ़ा था। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग। टाइप्स ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स के कितने हैं? इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक है और डायरेक्ट कोलिनर्जिक, और एक है इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग। डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग उसको बोलते हैं जो कि डायरेक्ट रिसेप्टर पे बाइंड करता है और रिसेप्टर की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है। इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग उसको बोलते हैं जो इनहिबिट करता है एसीएच स्ट्रेज को, मतलब ये एक एंजाइम है, स्ट्रेज एंजाइम होता है। ये स्ट्रेज इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये किसी भी चीज़ को ख़त्म करता है, मारता है। तो ये एसीएच आगे में है, तो ये एसीएच स्ट्रेज मतलब एसीएच एसिटाइल कोलिन को ये ख़त्म कर देता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, एसीएच स्ट्रेस साइनेप्स में। तो ये एसीएच स्ट्रेस इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग जो है वो दो टाइप के पाए जाते हैं, एक है रिवर्सिबल और एक है इरिवर्सिबल। ठीक है। तो अब देखते हैं रिवर्सिबल भी दो टाइप का है। पहला है लिपिड सोल्यूबल, दूसरा है वाटर सोल्यूबल। और लिपिड सोल्यूबल को बोलते हैं फैसोस्टिगमाइन। तो जो भी लिपिड सोल्यूबल ड्रग है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? एक तो आई ड्रॉप में यूज़ करते हैं क्योंकि आई में
हम कंजक्टिवा में कोई भी ड्रॉप डालते हैं तो मेम्ब्रेन का बना होता है, तो लिपिड सोल्यूबल आई ड्रॉप में यूज होता है। और जो ओरल ड्रग होता है वो जो कि ब्रेन से रिलेटेड ड्रग है उसमें लिपिड सोल्यूबल का यूज़ करते हैं, क्योंकि ताकि वो जो ड्रग हम ब्रेन का डिजीज में यूज़ कर रहे हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन का डिजीज को ठीक कर सके। तो अल्जाइमर्स डिजीज क्या है, एक ब्रेन का डिजीज ही है। तो ये क्या है कि इसमें अल्जाइमर्स डिजीज में क्या होता है कि भूलने की बीमारी होती है। भूलने की बीमारी क्या है, उसमें क्या होता है कि अल्जाइमर्स डिजीज में एसीएच ब्रेन में क्या हो जाता है कि कम होने लगता है। तो ये एसीएच कम होने के कारण जो होता है हम कोई भी याददाश्त हमारा कम होने लगता है, तो उसी को हम अल्जाइमर्स डिजीज बोलते हैं। तो इसमें ब्रेन का डिजीज को ठीक करने के लिए ऑब्वियसली हम लिपिड सोल्यूबल ड्रग यूज करेंगे। तो अल्जाइमर्स डिजीज में फाइसोस्टिगमाइन जो कि एक लिपिड सोल्यूबल ड्रग है उसको यूज करेंगे अल्जाइमर्स डिजीज को कम करने के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस। अब जो है ये वाटर सोल्यूबल जो है इसको हम एक निमोनिक्स के थ्रू याद रखेंगे, जैसे PEN, P फॉर पैरिडोस्टिग्मिन, E फॉर इड्रोफोनियम एंड N फॉर नियोस्टिग्मिन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग में कौन कौन सा ड्रग है। अब ये डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग क्या करता है, बाइंड रिसेप्टर एंड स्क्रीन इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर। डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग जो है वो रिसेप्टर पे बाइंड करके उस रिसेप्टर का एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिलोकार्पाइन। पिलोकार्पाइन किस में यूज किया जाता है, एक तो ग्लूकोमा में, जिसमें कि ग्लूकोमा में इसमें पिलोकार्पाइन एक क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग है। ये एसीएच को इंक्रीज करेगा, एसीएच इंक्रीज करेगा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी इंक्रीज होगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो ग्लूकोमा में क्या करेगा, पिलोकार्पाइन पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। हाँ, जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया क्या होता है, ड्राई माउथ। ड्राई कब होगा माउथ, जब सलाइवा का सिक्रेशन कम होगा। सलाइवा का सिक्रेशन कम कब होता है, जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा इंक्रीज रहता है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो पिलोकार्पाइन क्या है, एक एसिटाइल कोलिन है, कोलिनर्जिक ड्रग है। तो ये एसीएच को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब एसीएच इंक्रीज होगा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी इंक्रीज होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा कि हमारा स्लाइवेशन इंक्रीज होगा, तो जीरोस्टोमिया खत्म होगा, सलाइवा का सेक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो एक हम सिंड्रोम पढ़ते हैं, जॉगरन सिंड्रोम। जॉगरन सिंड्रोम में क्या होता है कि एंटीबॉडी बन जाता है किसके अगेंस्ट, सलाइवरी ग्लैंड के अगेंस्ट और दूसरा लेक्राइमल ग्लैंड के अगेंस्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरा है बिथेनिकॉल, ब्लैडर मसल कॉन्स्ट्रिक्ट फॉर यूज फॉर यूरिनरी रिटेंशन। ये जो है ब्लैडर बिथेनिकॉल जो है एक डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग है। इसमें क्या होता है कि जब हमारा ब्लैडर रिलैक्स रहता है तो उस कंडीशन में बिथेनिकॉल क्या करता है, हमारे ब्लैडर के मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और हमारे यूरिनरी रिटेंशन में, जब हमारे ब्लैडर में यूरिन का कलेक्शन होगा तो उस समय ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करके यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है बिथेनिकॉल। ठीक है, अब पढ़ते हैं नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन क्या है, एक वाटर सॉल्यूबल कोलिनर्जिक्स है। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक है। इनडायरेक्ट रिवर्सिबल कोलिनर्जिक ड्रग, इट इज वाटर सॉल्यूबल, इनहिबिट एसीएच स्ट्रेस एंजाइम। ठीक है, ये तो बताया हमने। फिर ये ड्रग और चॉइस 4 डिजीज में यूज किया जाता है, जैसे कि पहले हमने पढ़ा था माइस्थेनिया ग्रेविस में इसको यूज करते हैं। और फिर ये पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस में भी यूज किया जाता है। क्यों क्यों किया जाता है कि जैसे हम क्या किए,
कि जैसे ऑपरेशन के पहले हम एनेस्थेसिया दिए। एनेस्थेसिया में क्या होता है, मसल रिलैक्सेशन के लिए दिया जाता है। जैसे हम किसी हैंड का ऑपरेशन करना है तो उसमें हैंड का रिलैक्स नहीं होगा तो हम अच्छे से उसका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो एनेस्थेसिया एक तो मतलब है कि पेन को कम करने के लिए और मसल को रिलैक्स करने के लिए दिया जाता है। तो मसल से रिलैक्स तो मतलब हर जगह का हो जाएगा ना, जैसे इंटेस्टाइन का भी हो जाएगा, स्टमक का हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, मसल रिलैक्स हो जाएगा तो उसमें तो क्या हो जाएगा, उसमें पेरिस्टालसिस कम होगा। पेरिस्टालसिस कम होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इसी पेरिस्टालसिस कम होने के कारण और कॉन्स्टिपेशन होने के कारण उसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस। तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर का भी मसल्स क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स रहेगा तो वहाँ पे यूरिन का भी कलेक्शन होते रहेगा तो उसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन। तो इस मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए हम क्या देंगे, कोलिनर्जिक देंगे। कोलिनर्जिक कौन सा देंगे, नियोस्टिगमाइन देंगे। ठीक है। अब कोबरा वाइट क्या करता है, कोबरा वाइट में कोबरा का जो पॉइजन है वो एसीएच के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। तो ये एसीएच के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा मसल्स रिलैक्स रहेगा, हमारा हार्ट का मसल्स रिलैक्स रहेगा, लंग्स का रिलैक्स रहेगा। तो हम उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए क्या करेंगे, नियोस्टिग्मिन देंगे ताकि कोबरा बाइट का ये क्या होता है, एंटीडोट होता है ताकि हमारा जो है ऑर्गन ठीक से काम कर सके, कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स हो सके। विथ नियोस्टिग्मिन एड एट्रोपिन टू प्रिवेंट इट्स साइड इफेक्ट। अब समझते हैं कि जब भी हम मास्थेनिया ग्रेविस के डिजीज, मास्थेनिया ग्रेविस में हम एट्रोपिन देते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पैरालाइटिक इलियस में देते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन में देते हैं, कोबरा वाइट में देते हैं। अब नियोस्टिग्मिन के साथ हम इस एट्रोपिन क्यों देते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम नियोस्टिग मास्थेनिया ग्रेविस में ऐसे मास्थेनिया ग्रेविस में नियोस्टिग्मिन दिए तो ये तो एसीएच को इंक्रीज करेगा। जो इस एसीएच को इंक्रीज करेगा तो ये तो दो रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, एक एम रिसेप्टर और दूसरा एन रिसेप्टर। जब ये एन रिसेप्टर के पास जाएगा वहाँ तो एंटीबॉडी रहता है, वो तो यहाँ पे मतलब बाइंड करके इसका मसल के कॉन्ट्रैक्शन को ठीक कर देगा। लेकिन यहाँ पे तो इसके पास कुछ नहीं है, ये एम रिसेप्टर तो ठीक ठाक काम करेगा ना। तो ये एसीएच क्या आएगा, आएगा यहाँ पे एम रिसेप्टर के पास आएगा और एम रिसेप्टर पे ये बाइंड हो जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। तो जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, हार्ट रेट लो हो जाएगा, ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमारा हार्ट ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो धीरे धीरे हम लोग शॉक में जाते जाएंगे और धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो इसी इसी का साइड इफेक्ट कम करने के लिए क्या करते हैं, एट्रोपिन देते हैं ताकि एट्रोपिन पहले से जाके एम रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे और यहाँ पे एसीएच अपना एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखा सके। ठीक है। अब देखते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट इज रिवर्सिबल इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग है जो कि इनहिबिट करता है एसीएच स्ट्रेस एंजाइम को। ठीक है। और ये क्या करेगा, जब ये एसीएच स्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा परमानेंटली तो हमारा जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी क्या हो जाएगा, वो तो इंक्रीज होते जाएगा। इंक्रीज होते जाएगा तो हमारा बॉडी में जो भी फंक्शंस हैं वो नॉर्मली काम नहीं करेंगे। तो ये ह्यूमन बॉडी में यूज नहीं करते हैं इरिवर्सिबल इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग को। ठीक है। तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। ये इसको यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड में। हाँ, इसका एग्जाम्पल मिलाथियोन है। ठीक है। अब इसका जो है टॉक्सिसिटी हो जाए, कोई भी अगर मान लेते हैं पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड है, कोई फार्मर खा लिया तो फार्मर खा लिया, ऑर्गेनोफॉस्फेट का क्या हो जाएगा, पॉइजनिंग हो जाएगा। ये ऑर्गेनोफॉस्फेट का क्या है, ये पॉइजनिंग हो जाएगा। ठीक है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट के पॉइजनिंग में क्या होता है कि हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, मत वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करेगा तो उसमें हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा।
सलाइवा इंक्रीज हो जाएगा, यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सिम्टम्स आता है पिन पॉइंट प्यूपिल्स, मतलब उसमें प्यूपिल्स का पता ही नहीं चलेगा। जैसे मान लें ये आइरिस है, ये थोड़ा सा हमको प्यूपिल्स पता, ये तो थोड़ा सा हमको प्यूपिल पता चल रहा है, लेकिन इसमें जो है एकदम एकदम सुई के नीव के जैसा ऐसा पिन पॉइंट हो जाता है प्यूपिल ऑर्गेनोफॉस्फेट के पॉइजनिंग में। तो ये तो क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है, एक कॉलिनर्जिक है, लेकिन इसी कॉलिनर्जिक को काउंटर करने के लिए हम क्या देंगे, एंटी कॉलिनर्जिक। ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक देंगे, मतलब ये पारासिम्पेथेटिक को करेगा और एंटी कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक को इंक्रीज करेगा। तो एंटी कोलिनर्जिक में हम इसका एंटीडोट के रूप में क्या देते हैं, एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन कितना देंगे, उसका डोज है 2 से 3 मिलीग्राम आईवी, और उसको हर 20 से 30 मिनट में क्या करेंगे, देते रहेंगे। जब कब तक देंगे, जब तक उसका प्यूपिल क्या ना हो जाए, डायलेट ना हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक्स है, मतलब ये पारासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पारासिम्पेथेटिक को डिक्रीज करेगा, लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को क्या कर देगा, ये इंक्रीज करेगा। तो इसमें पहला एग्जांपल है ट्रोपिकामाइड। ट्रोपिकामाइड क्या करेगा, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करेगा एक्टिविटी को। तो इसमें क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्यूपिल को डायलेट करता है, तो ट्रोपिकामाइड क्या करेगा, प्यूपिल को डायलेट कर देगा। इसी फंक्शन को बोलते हैं मिड्रियाटिक, प्यूपिल का डायलेशन को मिड्रियाटिक बोलते हैं। इसको यूज करते हैं कहाँ, फंडस एग्जामिनेशन मीन्स क्या होता है, रेटाइना का फुल एग्जामिनेशन को बोलते हैं फंडस एग्जामिनेशन। ये ट्रोपिकामाइड है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, और इसको हम कहाँ यूज करते हैं, एडल्ट के फंडस एग्जामिनेशन में। क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो है शॉर्ट एक्टिंग है। मान लेते हैं कि कोई भी पेशेंट आया अपना आई चेकअप के लिए बाइक चला के, तो उसको मतलब अगर इसमें लॉन्ग एक्टिंग ड्रग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि उसका तो प्यूपिल बहुत ज़्यादा समय तक डायलेट रहेगा प्यूपिल, और वो ठीक से बाइक चला के नहीं जा पाएगा, इसमें एक्सीडेंट का चांस बढ़ सकता है। इसीलिए उसको ऐसा ड्रग यूज करेंगे जो कि शॉर्ट एक्टिंग है। तो एडल्ट में हम यूज करेंगे ट्रोपिकामाइड, लेकिन ये फंडस एग्जामिनेशन के लिए हम इसमें चिल्ड्रन में ट्रोपिकामाइड यूज नहीं करते हैं, चिल्ड्रन में एट्रोपिन यूज करते हैं। तो ये क्या है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एट्रोपिन को हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं, अब पढ़ते हैं इसको। ये जो है एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में इसको दे सकते हैं, या फिर विथ नियोस्टिग्मिन टू प्रिवेंट साइड इफेक्ट। तो हम पहले पढ़ चुके हैं नियोस्टिग्मिन के साइड इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए एट्रोपिन यूज करते हैं। ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है। ये ऑर्गेनोफॉस्फेट में कौन सा एंटीडोट यूज करेंगे, एट्रोपिन यूज करेंगे। ठीक है, और ये ड्रग ऑफ चॉइस किसमें है, ब्रेडिकार्डिया का। ये एट्रोपिन एक इमरजेंसी ड्रग भी है, और ये का कितना देंगे, 1 से 3 मिलीग्राम आईवी देंगे ब्रेडिकार्डिया में। मिनिमम 1 मिलीग्राम देंगे, रिपीट करेंगे हर 3 से 5 मिनट में। कितना डोज देंगे, 3 डोज देंगे, 3 मिलीग्राम, मतलब मैक्सिमम 3 मिलीग्राम देंगे इसमें ब्रेडिकार्डिया में एट्रोपिन को। लेकिन ऑर्गेनोफॉस्फेट में क्या पढ़े थे कि इसको 2 से 3 मिलीग्राम हर एक 20 से 30 मिनट में रिपीट तब तक करेंगे जब तक इसका प्यूपिल डायलेट ना हो जाए। तो इसमें क्या होता है, बहुत कम डोज भी यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे 0.5 मिलीग्राम से अगर एट्रोपिन का ब्रेडिकार्डिया में यूज करेंगे तो इसका एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया और बढ़ जाएगा। ठीक है, एट्रोपिन को हम एंटीडोट के रूप में यूज कर सकते हैं। मशरूम पॉइजनिंग, ये भी बहुत ही वीवीआई है। मशरूम पॉइजन दो, हाँ, एंटीडोट में यूज कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट, मशरूम पॉइजनिंग में एट्रोपिन को यूज करते हैं। अब ये जो एट्रोपिन कहाँ कहाँ, मीडियाटिक प्यूपिल डायलेट इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में भी इसको यूज कर सकते हैं। किस फॉर्म में, 1% ऑइंटमेंट की फॉर्म में। ये क्या है, एक लॉन्ग एक्टिंग एट्रोपिन ड्रग है। ठीक है, अब तीसरा
हाँ, एंटीकोलिनर्जिक है ग्लाइकोपाइरोलेट। ग्लाइकोपाइरोलेट ये तो हो गया एंटीकोलिनर्जिक हो गया, मतलब ये क्या करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करेगा। तो ये क्या करेगा, सलाइवा को डिक्रीज करेगा। ये जो सलाइवा को डिक्रीज कब इसको यूज करते हैं, ओरल कैविटी का ऑपरेशन के टाइम। तो ताकि सलाइवेशन कम हो और क्लियरली हम ऑपरेट कर सकें। जैसे किसी को ओरल कैंसर है, यहाँ पे उसको मांस हो गया, इस मांस को हटाएंगे तो उसमें ग्लाइकोपाइरोलेट का पहले ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गिवन प्री एनेस्थेसिया टू डिक्रीज ओरल सिक्रेशन। यहाँ पे हम एट्रोपिन भी यूज कर सकते हैं और ओरल सिक्रेशंस को रोकने के लिए, लेकिन एट्रोपिन यहाँ पे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट दिखाने लगेगा, इसीलिए बेस्ट है यहाँ पे सिर्फ यहाँ माउथ के पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ग्लाइकोपाइरोलेट का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हायोसिन। एक हायोसिन है, हायोसिन भी क्या है, एंटीकोलिनर्जिक और इसको पोलामाइन। ये क्या करता है, अब ये क्या करता है, जैसे कि हम ब्रेन में पढ़ चुके हैं कि एसीएच क्या करता है, ब्रेन की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो हम एसीएच का 3 फंक्शन जान चुके हैं। एक तो एक हो गया ब्रेन की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और तीसरा हो गया पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब ये जो है हम कहाँ यूज करेंगे, हायोसिन इसको पोलामाइन को। ये तो एंटीकोलिनर्जिक है, ये क्या करेगा, एसीएच अमाउंट को क्या करेगा, ये तो डिक्रीज करेगा। जब ये एसीएच का अमाउंट डिक्रीज करेगा तो ब्रेन का एक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हम नार्को टेस्ट में यूज करेंगे। जब हमारे ब्रेन में एसीएच कम रहेगा तो हम दिमाग कम चला पाएंगे और हम कुछ झूठा कहानी नहीं बना पाएंगे, और जो सच रहेगा वो हम सच सच ही बताएंगे। जैसे कि नार्को टेस्ट में हम यूज करते हैं इसको पोलामाइन, इसको हम आल्सो नोन एज, इसको हम ट्रुथ सीरम भी बोलते हैं। अब बेस्ट इसका है थायोपेंटोन। ठीक है, जो कि सेफ रहता है। आप समझते हैं कि ग्लूकोमा कैसे होता है। तो ग्लूकोमा में क्या होता है कि इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर, मतलब इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर मेंटेन कौन करता है, एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर कौन बनाता है, सिलियरी बॉडी इन पोस्टीरियर चैम्बर। तो ये पोस्टीरियर चैम्बर से कहाँ जाता है, एंटीरियर चैम्बर। किसके थ्रू जाता है, प्यूपिल्स के थ्रू, प्यूपिल्स के थ्रू जाता है। और ये जो है ड्रेन होता है, मतलब एंटीरियर चैम्बर से बाहर किसके थ्रू निकलता है, कैनाल ऑफ स्क्लीन से। ठीक है, एक्वस ह्यूमर वहां से निकल जाता है। पहले देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आइरिस और ये है सिलियरी बॉडी, ये है लेंस, हमारा लेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये तो सिलियरी बॉडी एक्वस ह्यूमर को बनाएगा। जब ये एक्वस ह्यूमर को बनाएगा तो यहाँ से एक्वस ह्यूमर निकल पोस्टीरियर चैम्बर से निकल के प्यूपिल के थ्रू एंटीरियर चैम्बर में जाएगा। जब ये एंटीरियर चैम्बर में जाएगा तो यहाँ कैनाल ऑफ स्क्लीन से ये यहाँ से बाहर निकलते जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसमें ग्लूकोमा में क्या होता है, प्यूपिल्स जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा डायलेट हो जाएगा। जब ये प्यूपिल हमारा बहुत ही ज़्यादा डायलेट हो जाएगा, डायलेट कैसे हो जाएगा, ये आइरिस जो है ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। मतलब ये जो है, मान लीजिए ये आइरिस कॉन्स्ट्रिक्ट किया और ये फैल के इसमें लेंस में सट गया, लेंस में जाके टच हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है ये पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर में नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे इसका इकट्ठा होने लगेगा, इसका कलेक्शन होने लगेगा पोस्टीरियर चैम्बर में। तो ये पोस्टीरियर चैम्बर में कलेक्शन होते होते क्या हो जाएगा, यहाँ का आईओसी इंट्राक्रेनियल क्रेनियल प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज हो जाएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोमा। थैंक यू।